हेलो एवरीवन, मैं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। आज फिर से आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं बायो का क्लास 9 का चैप्टर सेल। तो बेटा लास्ट टाइम हमने सेल के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर लिया था कि सेल किस तरह से डिस्कवर किया, कौन से साइंटिस्ट थे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो जिन लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो प्लीज जाके एक बार उसको देख लीजिए। फिर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऐसा बता दिया था कि एक जो टिपिकल सेल होती है उसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। एक जो इसका मेन कंपोनेंट है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उम्मीद है आप लोगों को इतनी सारी चीजें रिकॉल कर सकते हैं आप। सेल मेम्ब्रेन के मैंने दो और नाम बताए थे। क्या नाम बताए थे बेटा? याद करिए याद करिए। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन था और एक प्लाज्मोलेमा था। प्लाज्मा मतलब प्रोटोप्लाज्मा, लेमा का मतलब होता है लेयर। बेटा ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये काम करती है प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। और हम क्या कह सकते हैं कि ये काम करती है एक बैरियर की तरह। बैरियर मतलब, तो मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि ये हमारी एक सेल है जिसकी ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अंदर का जो पूरा कंटेंट है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? जो प्रोटोप्लाज्म है उस पूरे कंटेंट को वो प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा, लेट्स से कि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो एक सेल का कंटेंट दूसरे में मिक्स ना हो जाए तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है मैम। अब मैम प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पूरा कंटेंट है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब हम प्रोटोप्लाज्म को थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो प्रोटोप्लाज्म को हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेल का जो मेन पार्ट हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। अब आपको हेडक्वार्टर का तो मतलब पता है कि किसी भी कंपनी का हेडक्वार्टर है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, सारी चीजें वहीं से ऑपरेट होती हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो हमारी सेल का हेडक्वार्टर है। मतलब एक सेल का क्या फंक्शन होगा, वो फंक्शन कब परफॉर्म करना है, वो सारी चीजें रेगुलेट कौन करेगा बेटा? तो न्यूक्लियस करेगा। तो प्रोटोप्लाज्म में अगर मैं न्यूक्लियस बना दूं, ठीक है, तो न्यूक्लियस को प्रोटोप्लाज्म से अगर हम रिमूव कर दे तो जो बचा हुआ कंटेंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है मैम? फिर से मैं बोलती हूँ बेटा, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म था। अब प्रोटोप्लाज्म में मैंने न्यूक्लियस बता दिया। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है? दैट इज साइटोप्लाज्म। मैम साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, मतलब कि ये वो स्पेस है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो अब आपको साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर का पूरा कंटेंट। अब इस प्रोटोप्लाज्म से अगर अपन न्यूक्लियस को निकाल दें, मतलब इसको अगर अपन निकाल दें तो जो बचा हुआ पूरा कंटेंट है जो किसके बीच में प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब हम थोड़ा साइटोप्लाज्म को जूम करते हैं कि मैम साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स। मैम सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? तो बेटा सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जिनका क्या होता है बेटा? जिनका होता है स्पेसिफिक फंक्शंस। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल के नाम और उनके स्पेसिफिक फंक्शन। मैम सेल ऑर्गेनल की इंपॉर्टेंस क्या है? तो बेटा सेल ऑर्गन, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिवीजन ऑफ लेबर्स के लिए। अब मैम डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? तो लेट्स सपोज कि ये जो सेल है किसी का घर है, ठीक है, इस घर के अंदर न्यूक्लियस, घर है मतलब कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपके घर की बाउंड्री हो गई।
न्यूक्लियस हेडक्वार्टर है, तो मान लेते हैं कि आपके घर का जो भी मेन पर्सन है, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, दादी हो सकते हैं या दादा हो सकते हैं। मैं मान लेती हूँ कि दादाजी हमारे घर के हेडक्वार्टर, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है, कब क्या करना है, वो दादाजी डिसाइड करेंगे, तो वो हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब जो साइटोप्लाज्म है, तो दादाजी को छोड़ के जितने भी सारे लोग घर में प्रेजेंट है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म। मतलब घर के अंदर की जगह अलोंग विद दोज पीपल हम उनको कह देंगे साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल क्या है, तो जितने भी अदर लोग हैं, जैसे दादाजी को अगर अपन ने बना दिया है न्यूक्लियस, तो दादी, मम्मी, पापा, भाई, बहन, ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, सेल ऑर्गेनल्स। अब हमें पता है कि मम्मी का काम अलग होगा, पापा का अलग होगा, भाई का अलग होगा, बहन का अलग होगा। सिमिलरली सारे सेल ऑर्गेनल्स का काम क्या होगा, अपना अलग अलग होगा। तो अब देखिए, मैंने क्या कहा कि मम्मी का काम अलग है, पापा का काम अलग है, भाई का काम अलग है, बहन का काम अलग है। अगर सारा ही काम एक किसी पर्सन को करना पड़े, तो वो जो वर्क है वो इतना एफिशिएंट वे में नहीं होगा। तो सिमिलरली जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारी जो सेल है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स की वजह से क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, सब कोई अपना अपना काम आराम से करते हैं, एंड कुमुलेटिव वो क्या हो जाता है, सेल का फंक्शंस हो जाता है। अब मैम साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स के अलावा क्या और चीजें होती है, तो बेटा फिर से मैं आपके घर का एग्जांपल दूंगी कि घर में लोगों के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे घर का सामान, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, खाने की चीजें हो गई। तो वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल के अलावा दूसरे अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, जिनको एक साथ हम कह देते हैं बेटा साइटोसोल। तो साइटोसोल क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म का वो कंपोनेंट है जिसमें अपन ने सेल ऑर्गेनल को काउंट नहीं किया है। मतलब कि घर से सारे लोगों को छोड़ के जो भी सारे सामान हैं, वो सारा क्या हो जाएगा बेटा, हमारा साइटोसोल हो जाएगा। अब साइटोसोल के अंदर मेनली केमिकल कंपोनेंट्स हैं। ये जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो क्या हो सकते हैं बेटा, तो वो हो सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और क्या हो सकते हैं बेटा, वो हो सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल जितने भी सारे मिनरल्स वगैरह हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या हो जाएगा मैम, तो हो जाएगा हमारा ग्लूकोज हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मैम और कुछ हो सकता है, तो हाँ बेटा हो सकता है, वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो ये हमने क्या समझ लिया बेटा, हमने समझा कि एक जो टिपिकल सेल होती है उसके दो कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन है और प्रोटोप्लाज्म है। फर्दर प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सेल की सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा। फर्दर साइटोप्लाज्म के अंदर दो मेन कंपोनेंट है, एक हो जाएगा हमारा सेल ऑर्गेनल और दूसरा हो जाएगा हमारा साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर मेनली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। बेटा अब हम थोड़ा सा सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, मैंने आप लोगों को बताया कि सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका क्या होता है बेटा, जिनका होता है स्पेसिफिक फंक्शंस। अब यहाँ से आपको आइडिया आ रहा होगा कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो चलिए हम सेल ऑर्गेनल्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। अब जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कैरेक्टर डिसाइड करना पड़ता है कि किस कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स को हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है कि नहीं है। अगर सराउंडेड है तो वो मेम्ब्रेन सिंगल है कि डबल है, उसके बेसिस पर हम सेल ऑर्गेनल्स को थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो ग्रुप हो जाएगा उसमें हम रख देते हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स को। नॉन मेम्ब्रेनस नाम से पता चल रहा है कि इस सेल ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल, ठीक है। अब ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल है जिनमें मेम्ब्रेन ही नहीं प्रेजेंट है, तो ये सेल ऑर्गेनल्स बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक हमारा जो सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेनलेस है दैट इज राइबोसोम,
और दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारा हो जाएगा सेंट्रोसोम। ओके मैम। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सेल ऑर्गेनल जो है, इसमें किसको हम रख देंगे, इसमें हम ऐसे सारे सेल ऑर्गेनल को रखेंगे जो सराउंडेड है सिंगल मेम्ब्रेन से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसको हम कह सकते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। ऐसे सेल ऑर्गेनल जो सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड हैं। मैम इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा। इसमें जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैम ये तो बहुत ही अजीब नेम है। हाँ बेटा अजीब तो है, पर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा सेल ऑर्गेनल हमारा हो जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। मैम क्या इसका कोई और नाम है, तो हाँ बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कई जगह पे गोल्गी एपरेटस भी बोला जाता है। तो आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, दोनों सेम ही चीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा सेल ऑर्गेनल है, तो एक और सिंगल सेल मेम्ब्रेनस है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। अभी के लिए आपको नाम पे फोकस करना है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है मैम, तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारे वैक्यूल्स। अब इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो बॉडीज होते हैं जो आपको 9th में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर अगर हमारे पास टाइम रहता है तो हम कभी इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे बेटा, ठीक है। अब जो थर्ड कैटेगरी ऑफ सेल ऑर्गेनल है बेटा, वो कैसे हो जाएंगे, तो बेटा वो हमारे होते हैं डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी हम लिख लेते हैं, ये ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो कैसे हैं बेटा, वो हैं डबल मेम्ब्रेनस। अब इसमें हमें दो ही एग्जाम्पल पढ़ना है डबल मेम्ब्रेनस का। एक एग्जाम्पल है बेटा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, कई बार बच्चे इसको माइटोचॉन्ड्रिया कह देते हैं, वो गलत है बेटा, इसको हमें क्या कहना है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो एच है वो साइलेंट है। सेकंड क्या हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा बेटा प्लास्टिड्स। अब आपको लग रहा होगा मैम आपने क्लोरोप्लास्ट तो लिखा ही नहीं, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लास्टिड का टाइप होता है। तो जो हमारा प्लास्टिड है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है बेटा ल्यूकोप्लास्ट, ये सब क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक होता है हमारा बेटा क्लोरोप्लास्ट, जो आपको पता है प्लांट्स में होता है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में आपको क्या याद रखना है बेटा, आपको सारे सेल ऑर्गेनल्स के पहले नाम याद रखने हैं। पहले आपको दो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल के नाम याद करना है, तो जो हमारा क्या हो जाएगा राइबोसोम और सेंट्रोसोम। सिंगल मेम्ब्रेनस क्या हो जाएगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया और माइक्रोबॉडीज आ जाएंगे। माइक्रोबॉडीज आपको नहीं याद रखना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। डबल मेम्ब्रेनस में आपको दो याद रखना है, तो क्या क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और प्लास्टिड हो जाएगा। प्लास्टिड के फर्दर 3 सब टाइप है जो आपको अभी याद नहीं रखना है। तो बेटा आज का क्लास हम समराइज कर लेते हैं बेटा। हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा कि एक जो सेल है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक है सेल मेम्ब्रेन और दूसरा है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक हो गया हमारा साइटोप्लाज्म और दूसरा हो गया हमारा न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर किया जा सकता है, एक हो जाएगा साइटोसोल और दूसरा हो जाएगा डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स। बेटा आपका जो टास्क रहेगा अगली क्लास तक, आपको सारे सेल ऑर्गेनल्स के जो भी नेम्स हैं वो याद करके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल। क्या पढ़ेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। तो अब सेल ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर और फंक्शन तो तब आप पढ़ेंगे ना जब आपको उसका नाम पता होगा। अगर आपको किसी का नाम ही नहीं पता होगा
तो आप उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे याद करेंगे? तो ऑल द बेस्ट बेटा। पहले थोड़ा सा हार्ड लगेगा बट परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। ओके बेटा, चलिए।